हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। और आपको जैसे पता है कि मैं ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन का सीरीज़ पढ़ा रही हूँ और जिसमें फिफ्थ सीरीज़ आज पढ़ा रही हूँ। तो द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आप देख रहे हैं कि मैंने पार्ट 5A लिखा हुआ है। तो इसका मतलब कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को मैंने दो पार्ट्स में बांटा है, पार्ट ए पार्ट बी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटर था तो एक बार में आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि बहुत अच्छे से छोटी बात बताई जा सके। दूसरी चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर करिए। ईज़ी से ईज़ी नॉलेज पहुँचेगी और कई सब्जेक्ट का मैं आपको सीरीज़ शुरू कर रही हूँ, तो आप उसकी नॉलेज ले सकते हैं। मैंने जब आपको फर्स्ट सीरीज़ पढ़ाई थी इसकी ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन की, आपको याद होगा जनरल असेंबली, तो मैंने वर्ल्ड स्मॉल पार्लियामेंट का नाम दिया। जब मैंने सिक्योरिटी काउंसिल पढ़ाया तो वर्ल्ड पुलिसमैन कहा। जब मैंने इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल पढ़ाया तो मैंने उसे वीकर के लिए कह सकते हैं बून वरदान है। जब मैंने ट्रस्टीशिप काउंसिल पढ़ाया तो मैंने कहा कि वो एक ट्रस्ट की तरह उन देशों के लिए जिनका विकास नहीं होता उनके लिए इस्टेब्लिश की गई, और ये एक ऑर्गन ऐसा है यूनाइटेड नेशन का जिसने 50 सालों में अपने ऑब्जेक्ट को पूरा कर लिया। नवंबर 1994 में पलाऊ के बाद ये एक्टिव की जगह पैसिव हो गई है, निष्क्रिय हो गई है, और उसने अपने सभी ऑब्जेक्ट को पूरा कर लिया है। अब मैं जब आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पढ़ाने जा रही हूँ, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो जब नाम ही आता है जस्टिस न्यायालय तो हमारे मन में आ जाता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अनजस्टिस नहीं होगा, किसी भी स्टेट के साथ अनजस्टिस नहीं होगा, किसी भी नेशन के साथ अनजस्टिस नहीं होगा, ये दिमाग में कॉन्सेप्ट बनने लगता है। तो लीग ऑफ नेशन समाप्त हो गया, परमानेंट कोर्ट भी समाप्त कर दिया गया, लेकिन कोई काम में रुकावट ना आए उसका स्थान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ले लिया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जहाँ पर परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट था वहीं पर उसका काम शुरू किया, उसी जगह पर, उसी शहर में, उसी हाल में शुरू किया गया। अब जहाँ पुराना न्यायालय था वहीं पर ये क्या कर रही है, अपना डिसीजन दे रही है, लेकिन अब किस तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के रूप में दे रही है। डॉक्टर नागेंद्र सिंह ने कहा भी कि पब्लिक ऑर्डर के लिए दो पिलर्स होते हैं। पहला कि फेयर लॉ बने और उनको इन्फोर्स करने के लिए एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया जाए जिसके पीछे, लॉ के पीछे क्या हो, सैंक्शन शामिल हो। इसीलिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को स्टैब्लिश किया गया। तो आपको बता दें कि आर्टिकल 7 में कहा भी गया है कि यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है जिसका नाम है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अब आपको मैं आगे पढ़ाना शुरू कर रही हूँ। मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि जो मैटर है, स्लाइड्स हिंदी इंग्लिश दोनों में है, लेकिन स्लाइड्स के अलावा बहुत सारी नॉलेज मैं आपको दूंगी। जो स्लाइड्स में बातें नहीं लिखी हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि बहुत सारी नॉलेज को गेन कर सकें। तो आप देख रहे हैं कि स्लाइड्स हिंदी इंग्लिश दोनों में है। मैं आपको समझाना शुरू कर रही हूँ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया? हेग, नीदरलैंड में 3 अप्रैल 1946 को। कहाँ, कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 14 है। आर्टिकल 92 से लेके 96 तक ये दिया गया हुआ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और चैप्टर कितने हैं? 5 चैप्टर हैं, 70 आर्टिकल्स हैं। और आप याद रखेंगे कि इनमें क्या क्या बताया गया है। जुडिक्शन कोर्ट का क्या होगा, रूल्स क्या होंगे, ऑपरेशन कैसा होगा, ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट बातें कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग, नीदरलैंड में है, 3 अप्रैल 1946। चैप्टर 14 है। इसमें जो डिक्लेरेशन में आर्टिकल 92 से लेकर 96 तक इंटरनेशनल लॉ है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को एक अलग सा कॉन्स्टिट्यूशन माना गया और इसे स्टैट्यूट्स बनाए गए हैं। स्टैट्यूट्स में 5 चैप्टर हैं और 70 आर्टिकल्स हैं। तो मैं आपको सारी चीज़ें याद भी करवाती चल रही हूँ ताकि आपको याद भी हो जाए। तो अब आप देख रहे हैं कि आर्टिकल 92 में लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का गठन किया गया है और ये परमानेंट कोर्ट के समान ही क्या कर रहा है, इस्टेब्लिश किया गया है। जजेस को क्या कर रहे हैं, जस्टिस देने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितने जजेस की संख्या होगी? 15 होगी। और ये जो जजेस होंगे अपने में से क्या करेंगे, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट करेंगे। एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कितने होंगे जजेस, संख्या कितनी याद रखेंगे? 15। अब आपको मैं प्रेजेंट टाइम का सिनेरियो बता रही हूँ कि 2021 में किस तरह का सिनेरियो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में है। ये सारे नाम आप देख रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हुए हैं। थोड़े से नाम मैं पढ़ के भी आपको बता दूंगी, बाकी स्लाइड्स हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इस समय जज कौन है?
प्रेसिडेंट कौन है आप याद रखेंगे, न्यायाधीश जुआन ए डोनोग संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं और वो अध्यक्ष चुने गए हैं। और रूस के किरिल गोर्गियन रूस से क्या उपाध्यक्ष चुने गए हैं, ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं। और इलेक्शन हुआ था, कुछ सीटें खाली थी जिन्हें फिल करने के बाद ये प्रेजेंट टाइम में सिनेरियो स्टैब्लिश किया गया। तो ये सारे नाम दिए गए हैं कि अमेरिका से, रूसी संघ से, स्लोवाकिया से, फ्रांस से, मोरक्को से, ब्राज़ील, सोमालिया, चीन, युगांडा, भारत, जमैका, ऑस्ट्रेलिया, लेबनान, जापान, जर्मनी से सारे ये अपॉइंट किए गए हैं। एक एक नेशन से एक एक जजेस को अपॉइंट किया गया है, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आपको बताया अमेरिका और रूस से हैं और हमारे इंडिया से दलवीर भंडारी जी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहले जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारतीय न्यायाधीश पहुंचे थे उनका नाम था डॉक्टर नागेंद्र सिंह। और चार्टर के सभी 193 मेंबर्स क्या करते हैं, इस कोर्ट से जस्टिस पाने का वो देखते हैं कि उनको जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा। डॉक्टर नागेंद्र सिंह को किस केस में अपॉइंट किया गया था, एडहॉक जज के रूप में वो अपॉइंट हुए थे। उस केस का नाम आपको बता दूं मैं, केस ऑफ बैनिंग ऑफ पाकिस्तान फ्लाइट्स ओवर इंडियन टेरिटरी 1972। आप याद रखेंगे, केस ऑफ बैनिंग ऑफ पाकिस्तान फ्लाइट्स ओवर इंडियन टेरिटरी 1972। भारत द्वारा पाकिस्तानी हवाई जहाज़ों को अपनी भूमि के ऊपर जाने से रोक पर के केस में डॉक्टर नागेंद्र सिंह को एडहॉक न्यायाधीश के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया। और उस समय इसलिए इन्हें अपॉइंट किया गया क्योंकि उस समय भारतीय राष्ट्रीयता का कोई भी न्यायाधीश नहीं था। तो ये पहले न्यायाधीश बने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। केस का नाम मैंने आपको बता दिया। देखिए, न्यायालय जो होगा वो हेग में ही इस्टेब्लिश होगा, लेकिन अगर आवश्यक हो तो न्यायालय अपना कार्य अन्य स्थानों पर भी कर सकता है, ऐसा आर्टिकल 22 में लिखा हुआ है। तो एक राष्ट्र से एक जज होना ज़रूरी है। अगर किसी राष्ट्र से जज नहीं है तो वहाँ से जब केस होगा तो एडहॉक जज का अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा। प्रेजेंट टाइम में इंडिया को कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया दलवीर भंडारी जी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहुँचे हुए हैं और वो 27 अप्रैल 2012 को इलेक्ट हुए थे। अब की बार वो दोबारा अपॉइंट हुए हैं। ये हमारे इंडिया के लिए गर्व की बात है कि उनको दोबारा अपॉइंट किया गया है और वो भारत के चौथे जज हैं। इससे पहले डॉक्टर नागेंद्र सिंह, BN राव, RS पाठक इंडिया को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, अपनी सर्विसेज दे चुके हैं। चारों जजों में सबसे पहले जो गौरव हुआ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहुंचने का गौरव डॉक्टर नागेंद्र सिंह को मिला था। केस मैंने आपको बता ही दिया है। अब आगे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने इलेक्शन का प्रोसीजर लिखा है कि किस तरीके से इनको इलेक्ट किया जाएगा जजेस को, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है मैंने। तो यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली क्या करेगी, वोटिंग के लिए अलग अलग प्रोसीजर अपनाती है और 9 ईयर के लिए 9 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है और इन्हें दोबारा भी चुना जाता है। जो जजेस होंगे वो कास्ट के आधार पे, क्रीड के आधार पे, सेक्स के आधार पे अपॉइंट ना होकर क्वालिफिकेशन के आधार पे अपॉइंट किए जाएंगे। ये अपने नेशन में बहुत लीगल एक्सपर्ट हों, फेमस हों, कानून के एक्सपर्ट हों। संविधान में कहा भी गया है कि इनका जो मॉरल कैरेक्टर होगा हाई होगा, नैतिक चरित्र उच्च होना चाहिए और वो योग्यताएं होनी चाहिए जो हायर जुडिशियल ऑफिसर के लिए अपॉइंटमेंट के लिए होना ज़रूरी होती हैं। और ये भी ध्यान रखा जाएगा कि एक नेशन से एक ही जजेस को अपॉइंट किया जाए, एक नेशन से एक से ज़्यादा जजेस अपॉइंट नहीं किए जाएंगे। तो आप याद रखेंगे सारी चीज़ें। तो ये जजेस जो होंगे वो कोई भी पॉलिटिकल काम नहीं कर सकते, बिजनेस काम नहीं कर सकते हैं। इन्हें केवल जुडिशियल सिस्टम को देखना है और कोर्ट को रिप्रेजेंट करना है और जो मामले इनके पास आएंगे उन मामलों को ये क्या करेंगे, सुनेंगे और उस पर डिसीजन देंगे। हेडक्वार्टर हेग में है लेकिन और भी कई जगह मीटिंग कर सकते हैं और कोरम में कम से कम 9 जजेस का होना ज़रूरी है। अगर 9 जजेस हैं तो कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाती है। ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी कौन सी होगी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, आप याद रखेंगे फ्रेंच एंड इंग्लिश। और कोरम में कितने जजेस का होना ज़रूरी है ये भी याद रखेंगे, 9 जजेस का। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि 9 जजेस होंगे, इनकी लैंग्वेज फ्रेंच और इंग्लिश होगी। यहाँ पर कोई भी काम और नहीं करेंगे। जुडिडिक्शन 3 पार्ट्स में मैंने इसको बांटा है। फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हैं, सेकेंड पार्ट देख रहे हैं, इंग्लिश में भी है, थर्ड पार्ट और हिंदी में भी यही चीज़ें दी हुई हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि ऐच्छिक क्षेत्राधिकार क्या होता है। देखिए कि आर्टिकल 36 में आप देखेंगे कि न्यायालय उन सभी मामलों पर विचार कर सकती है जिनको संबंधित राज्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा। अगर कोई स्टेट प्रेजेंट कर रहा है तो वो सारे मैटर को देखेंगे। और 93 में आर्टिकल कहा गया है कि अगर कोई जो देश जो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है, महासभा और सिक्योरिटी काउंसिल उसका रिकमेंडेशन कर रही है, तो
उन रिकमेंडेशन के आधार पे उसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स का एक पार्टी बनाया जा सकता है और उनके मामलों को सुना जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 36 और आर्टिकल 93 आप याद रखेंगे, दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। सेकेंड जो है कंपल्सरी जुरिडिक्शन, अनिवार्य क्षेत्राधिकार। राज्य स्वयं घोषणा करके क्या कर सकता है, इन क्षेत्रों में न्यायालय के लिए आवश्यक क्षेत्राधिकार को एक्सेप्ट कर सकता है। इनका काम क्या होगा, टीटी को एक्सप्लेन करना, इंटरनेशनल लॉ के सारे मैटर्स को देखना, किसी फैक्ट को चेक करना, अगर कोई इंटरनेशनल लायबिलिटी का वायलेशन कर रहा है तो कंपनसेशन रिकवर करना। और ओपेनहाइम ने भी इस जुरिडिक्शन को क्या कहा, ऑप्शनल कहा, इसे वैकल्पिक आवश्यक क्षेत्राधिकार कहा। वैकल्पिक इसलिए कहा, ऑप्शनल इसलिए कहा कि केवल ये उन्हीं राज्यों पर लागू होता है जो डिक्लेरेशन करते हैं, और ये लागू तभी होता है जब डिस्प्यूट से रिलेटेड राज्य इस तरह की घोषणा कर चुके हों कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसका कहना मानेंगे। इसीलिए ओपेनहाइम ने इसे क्या कहा, ऑप्शनल कहा। थर्ड जो पार्ट है एडवाइजरी की, एडवाइस देने का काम करती है। आर्टिकल 96 में एडवाइस देती है। महासभा, सुरक्षा परिषद किसी भी कानूनी प्रश्न पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से परामर्श मांग सकते हैं। यूनाइटेड नेशन के अदर ऑर्गन भी इससे एडवाइस दे सकते हैं। न्यायालय का काम केवल परामर्श देना होता है, एडवाइस देना। किसी भी संस्था को या किसी भी ऑर्गन को इसको मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, इसकी एडवाइस को। ये एडवाइस देगी, अगर उन्हें एडवाइस अच्छी लगेगी तो वो ज़रूर इस एडवाइस को अपना सकते हैं, लेकिन एडवाइस को मानने के लिए बाइंड नहीं किया जाएगा। अब आगे डिस्कस कर रहे हैं कि आर्टिकल 38 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 38 में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही गई, वो भी मैंने आपको बताने जा रही हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का सहारा ले सकते हैं जिनके आधार पे ऐसे नियम निर्धारित किए गए हैं जिन्हें किसी विवाद से संबंधित पक्षकार स्वीकार कर लेते हैं। मतलब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होंगे, वहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कौन सा डिस्प्यूट आया है और डिस्प्यूट के लिए कौन से लॉज बनाए जाएंगे। ऐसे इंटरनेशनल कस्टम को कह सकते हैं जिन्हें, ऐसे इंटरनेशनल कस्टम ट्रेडिशन जिन्हें कानूनी दर्जा प्राप्त हो चुका हो, उनका भी सहारा लिया जा सकता है। मतलब ऐसे कस्टम हैं जिनको हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, लीगल रूप से अडॉप्ट कर चुके हैं। कानून के ऐसे सिद्धांत जिन्हें सदस्य देश मानते हों, उनको भी ले सकते हैं। विभिन्न देशों के न्यायिक निर्णय जिनसे कानून के शासन की पुष्टि होती है। तो आर्टिकल 38 में यही पार्ट 1, 2, 3, 4 4 बातें आप मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। यही 4 बातों से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बाकी चीज़ें कि अगर पार्टी सहमत होती है तो न्यायालय क्या कर सकते हैं, इक्वलिटी के आधार पे किसी भी मामले का निपटारा कर सकते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो आमतौर पे होते हैं वो कह सकते हैं कि पूरी कंप्लीट तरीके से अपने सेशन आयोजित करते हैं, लेकिन कभी कभी रिक्वेस्ट पे पार्टी की छोटी छोटी इकाइयाँ जिन्हें चैम्बर कहते हैं, वहाँ पर भी अपनी मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मतलब जहाँ पर ये स्मॉल मीटिंग कर रहे हैं उसको वो क्या कह रहे हैं, चैम्बर कह रहे हैं। और ये जो चैम्बर्स होते हैं जो डिसीज़न देते हैं, वो माना जाता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ही डिसीज़न दे रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एनवायरनमेंट के लिए, पर्यावरण संबंधी मामलों के लिए एक अलग से चैम्बर बना दिया है, और एक चैम्बर ऐसा बनाया है जो प्रोसीजर के मामले देखता है। और हर वर्ष अगर उन्हें लगता है कि कोई नया मामला आया है तो वो चैम्बर को क्या कर सकते हैं, अदर चैम्बर को भी बना सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई। आर्टिकल 38 में मैंने जो दी गई थी वो बताई। अब आर्टिकल 31 में क्या लिखा हुआ है वो भी मैं आपको डिस्कस कर दूं। आर्टिकल 31 में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हुई हैं। तो आर्टिकल 38 सब क्लॉज 1, आर्टिकल 38 सब क्लॉज 1 में क्या कहा गया ये सुनेंगे। इंटरनेशनल कन्वेंशन, अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, इंटरनेशनल कस्टम्स, द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन, और जुडिशियल डिसीजन और अवार्ड। तो आर्टिकल 38 सब क्लॉज 1 आप याद रखेंगे। आर्टिकल 38 सब क्लॉज 1 में क्या क्या चीज़ें, अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं और सब राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के समान नियम और जुडिशियल डिसीजन, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। और जो 4th पॉइंट है वो आर्टिकल 59 के अधीन आता है, जुडिशियल डिसीजन और अवार्ड। ये किसके आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 59 में। ये ज़रूर आप याद रखेंगे। अब एक वर्ड भी डिफाइन किया गया है जो लोग नहीं याद रखते हैं, मैं उसको बताना चाहूँगी। एक्स इको एट बोनो, ये एक मैक्सिम भी कह सकते हैं कि आर्टिकल 38 सब क्लॉज 2 में दिया गया है। आर्टिकल 38 सब क्लॉज 2 क्या कहता है कि उपयुक्त प्रावधान, जब आर्टिकल 38 सब क्लॉज 1 के बावजूद अगर पक्षकार राजी हों तो न्यायालय किसी वाद के उपयुक्त स्रोतों को नज़रअंदाज करके अन्य आधारों पर भी डिसीजन दे सकता है। तो मैंने अभी आपको आर्टिकल 38 सब क्लॉज 1 में 4 चीज़ें बताई,
लेकिन अगर पार्टी राजी है तो चारों चीज़ों को कोर्ट क्या करता है, कोर्ट इग्नोर करके क्या कर सकता है, डिसीजन दे सकता है। देखिए, आज तक वास्तव में न्यायालय ने इस शक्ति का उपयोग, अभी तक उसे ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई कि वो इस पावर को यूज़ करे। और वास्तव में देखा जाए तो ये क्या हो रहा है कि जो कोर्ट्स की नेचर से बिल्कुल क्या है, बिल्कुल डिफरेंट लगती है कि हम सोर्सेस को किनारे करके कोई डिसीजन दे रहे हैं। आज तक इसीलिए कोर्ट ने कभी भी इस तरीके के पावर का यूज़ नहीं किया है, लेकिन एक प्रिंसिपल सा बना हुआ है, इसलिए आपको याद रखेंगे, एक्स इको एट बोनो, आर्टिकल 38 सब क्लॉज 2। अब आगे मैं आपको बताऊंगी कि मैं आगे कुछ और बताना चाहती हूँ कि ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या करेगा, इसका जुडिडिक्शन क्या होगा। देखिए, स्लाइड में नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो डिसीजन होंगे वो पार्टीज़ पर बाइंडिंग होंगे। आर्टिकल 59 कहता है कि इनकी बंधनकारी शक्ति केवल किसी वाद के पक्षकारों पर और उसी वाद तक सीमित होगी। इसका मतलब पार्टी और उस नेशन पे ही बाइंडिंग होंगे और किसी और पे बाइंडिंग नहीं हो सकते हैं आर्टिकल 59 में। जुडिडिक्शन क्या है इसका, तो एक रोजन थे जूरिस्ट, उन्होंने कहा था कि जुडिडिक्शन का मतलब होता है उस पावर से जिस किसी केस में क्या करे, बाइंडिंग डिसीजन देता है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या करता है, राज्यों की सहमति से ही क्या करता है, डिसीजन को देता है, और वो जो डिसीजन देता है उन नेशंस पे बाइंडिंग होता है जो इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो अब देखा जाए कि न्यायालय को कैसे पावर मिलेगी, कैसे वो करेगा, तो यहाँ पर भी इसको बताने के लिए रोजन ने फार्मूलेज बताए हैं। कहा कि 2 या 2 से अधिक राज्य स्पेशल एग्रीमेंट करके न्यायालय को पावर दे सकते हैं। आप याद रखेंगे, कोर्ट को पावर कैसे मिल रही है, 2 या 2 से अधिक स्टेट स्पेशल एग्रीमेंट कर लें और कोर्ट को क्या कर दें, पावर दे दें कि आप इस मामले को सुन सकते हैं। कोई दोनों तरफ से संधि हो जाए, इंटरप्रिटेशन करने के लिए कोर्ट को कहा जाए तो वो भी करेगी। न्यायालय में अगर कोई प्रोसीडिंग शुरू हो गई है तो मेरिट के आधार पर तय किया जाएगा कि क्या क्वालिफिकेशन है, क्या मेरिट है, क्या डीमेरिट है, उसके आधार पर डिसीजन दिया जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट ए में मैं इतना ही डिस्कस कर रही हूँ, बाकी जो बातें होंगी वो मैं पार्ट 2 में आपको डिस्कस करूँगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, और पार्ट बी आप ज़रूर देखिएगा। आपको इसके आगे की चीज़ें समझ में आएंगी कि मैं इसके आगे क्या बताने जा रही हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लिया गया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और नाम से ही पता चलता है कि न्याय कितना ज़रूरी है। कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को न्याय देर से मिलता है तो लगता है कि उसको न्याय मिला ही नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, और नेक्स्ट पार्ट प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा।